आज 30 अक्टूबर 2025 की जो खबरें हैं उनके इस ढेर से हम कुछ सबसे अहम और दिलचस्प पहलुओं को खंगालेंगे। हमारे पास आज के समाचार डाइजेस्ट से कई जरूरी स्रोत हैं। हाँ, काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। आज की सुर्खियों में देखें तो भारत की बड़ी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं, उधर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। मिला, सही कहा। तो हमारा इरादा क्या है? यही कि इन बिखरी हुई खबरों के बीच के आप कह सकते हैं कनेक्शंस को समझना और ये देखना कि इनका मतलब क्या है हमारे लिए। हाँ, एक बड़ा चित्र देखने की कोशिश। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के समुद्री क्षेत्र में हो रही बड़ी हलचल से। प्रधानमंत्री ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक में 2.2 लाख करोड़ रुपए की पहलों का ऐलान किया है। हाँ, 2.2 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। तो सवाल ये है कि इस विशाल निवेश के पीछे असल रणनीति क्या है? क्या ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने की बात है या कुछ और गहरा है इसमें? देखिए, ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, हालांकि वो एक बड़ा हिस्सा है। असल में ये भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं का एक अहम हिस्सा है। पिछले दशक में आप देखें तो इस सेक्टर में काफी बदलाव आया भी है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हुआ है। हाँ, वो तो है। अब ये जो 2.2 लाख करोड़ का निवेश है, ये जहाज निर्माण और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश है। मकसद साफ है, भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति बनाना। न केवल व्यापार के लिहाज से। नहीं, न केवल व्यापार बल्कि रणनीतिक रूप से भी। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें वो जो नाविकों की संख्या बढ़ने वाली बात थी कि 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गए हैं, क्या ये सिर्फ आंकड़ा है या इसका भी कोई रणनीतिक पहलू है? नहीं, बिल्कुल है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह से मानव पूंजी में निवेश है। आप सोचिए, कुशल नाविकों की इतनी बड़ी संख्या भारत को वैश्विक शिपिंग उद्योग में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। तो पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलने की बात है, वो भी यही दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर को लेकर कितनी गंभीर है और इसे वाकई आधुनिक बनाना चाहती है। अच्छा, तो इसी आर्थिक महत्वाकांक्षा से जुड़ी एक और खबर है कोयला मंत्रालय से। वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी का 14वां दौर शुरू हुआ है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और इसमें पहली बार वो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यूसीजी का प्रावधान है। ये यूसीजी क्या बला है और क्या ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए वाकई कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? यूसीजी मतलब भूमिगत कोयला गैसीकरण। देखिए, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें जमीन के नीचे जो गहरा कोयला दबा है, उसे बिना खोदे ही वहीं नीचे गैस में बदला जाता है। बिना खोदे? हाँ। अच्छा। हाँ, और फिर उस गैस को ऊपर लाकर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा यह है कि ये पारंपरिक खनन के मुकाबले शायद पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो सकता है और उन भंडारों तक भी पहुंच बना सकता है जहां सीधा खनन करना या तो बहुत मुश्किल है या बहुत महंगा। तो ये कितना बड़ा है? ये 41 खदानों की बात हो रही है? हाँ, इस दौर में कुल 41 खदानें हैं, जिनमें से जैसा बताया गया 21 में यूसीजी की क्षमता है। तो ये निश्चित रूप से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक दिलचस्प कदम तो है। हालांकि ये भी सच है कि ये तकनीक अभी भी आप कह सकते हैं विकास के दौर में है और इसकी व्यावहारिकता, इसका पर्यावरणीय प्रभाव, इन सब पर अभी और काम होना बाकी है। पर हाँ, ये कोयले पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा के नए स्रोत खोजने की जो व्यापक रणनीति है, उसका हिस्सा लगता है। और इसी आर्थिक कड़ी में एक छोटा सा अपडेट कृषि क्षेत्र से भी है। वो ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। लगता है सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी साथ लेके चलना चाह रही है। हाँ, ये एक अहम कदम है। खासकर छोटे और मझोले किसानों के लिए ये वाकई फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे मशीनरी थोड़ी सस्ती होगी। हाँ, लागत कम होगी। बिल्कुल। और कृषि में मशीनीकरण बढ़ने से उत्पादकता बढ़ सकती है, लागत कम हो सकती है। तो ये दिखाता है कि आर्थिक नीतियां सिर्फ बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, अब अर्थव्यवस्था से हटकर जरा बिहार के सियासी मैदान का रुख करते हैं। चुनाव प्रचार तो भाई जोरों पर है। हाँ, रोज नई खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। और वादों आरोपों की बौछार हो रही है। एक तरफ एनडीए है, खासकर अमित शाह वो भ्रष्टाचार के पुराने मामले उठा रहे हैं, ठगबंधन का आरोप लगा रहे हैं। वही पुराना पैटर्न। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने का दावा करके एक और मौका मांग रहे हैं। और फिर राहुल गांधी ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, ये ईबीसी वाला एंगल महत्वपूर्ण है। ये ईबीसी बिहार की राजनीति में इतने अहम क्यों है
और इस सारे शोरगुल के बीच आपको क्या लगता है असल मुद्दे क्या हैं जिन पर वोटर ध्यान दे रहे होंगे? देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं प्रभावशाली वोटिंग ब्लॉक है। इसीलिए महागठबंधन का उनके लिए अलग घोषणा पत्र लाना एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा। यहाँ कई परतें हैं। एक तरफ तो विकास और रोजगार के वादे हैं जो हर पार्टी कर रही है, जाहिर है, क्योंकि ये मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंताएं हैं, खासकर युवाओं की। हाँ, वो तो है ही। दूसरी तरफ जातिगत समीकरण और सामाजिक न्याय का मुद्दा है। वो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद ये और भी ज्यादा उभरकर सामने आया है। तो पार्टियां इन दोनों मतलब विकास और सामाजिक पहचान को साधने की कोशिश कर रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी एक महत्वपूर्ण हथियार हैं, खासकर पुरानी सरकारों के खिलाफ। लेकिन अंत में वोटर किसके वादे पर भरोसा करते हैं, किसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं और कौन सा सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में जाता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये तो नतीजों में ही पता चलेगा। और जैसा हमने पहले कहा, हम यहाँ केवल इन दावों और रणनीतियों का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना और विश्लेषण करना है। इसी माहौल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का सरदार पटेल पर व्याख्यान हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना पटेल के अधूरे काम को पूरा करना है। क्या ये भी राष्ट्रीय राजनीति को बिहार चुनाव से जोड़ने की कोशिश है? हो सकता है। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे अक्सर क्षेत्रीय चुनावों में भी भावनात्मक अपील के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सरदार पटेल का जिक्र राष्ट्रीय एकता और मजबूत नेतृत्व से जुड़ा है। हाँ। और अनुच्छेद 370 हटाना मौजूदा सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है, तो इसे बिहार के मतदाताओं के सामने रखकर शायद पार्टी अपने राष्ट्रव्यापी एजेंडे और मजबूती का संदेश देना चाहती हो। ये संभव है। अब जरा जमीनी सुरक्षा की स्थिति पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 59 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। ये एक बड़ी खबर लगती है। हाँ, काफी बड़ी संख्या है। और इन पर कुल 66 लाख का इनाम था। क्या ये सिर्फ एक और आंकड़ा है या ये वाकई माओवाद प्रभावित इलाकों में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? वो जो पूना मरघूम कार्यक्रम है, मतलब पुनर्वास के माध्यम से पुनरुद्धार, क्या वो प्रभावी साबित हो रहा है? देखिए, ये आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए कि पुलिस अधीक्षक खुद इसे बदलते सामाजिक माहौल और बढ़ते जनविश्वास से जोड़ रहे हैं। एक साल में 461 माओवादियों का आत्मसमर्पण करना, यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। हाँ, 461 तो काफी है। जो रणनीति है वो भी काम कर रही है। पूना मारघूम जैसे कार्यक्रम मुख्यधारा में लौटने का एक रास्ता तो दिखाते हैं। लेकिन क्या ये मान लें कि समस्या खत्म हो रही है? नहीं, ये मानना कि समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है शायद जल्दबाजी होगी। माओवाद एक बहुत जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन हाँ, इस तरह के आत्मसमर्पण ये जरूर बताते हैं कि शायद हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है और राज्य की पहल कुछ हद तक सफल हो रही है। चलिए, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नजर डालते हैं। रूस ने पोसेडॉन नाम के एक नए परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है और इसे अजेय बताया है। हाँ, अजेय, ये शब्द बड़ा है। और ये ब्यूरेविस्निक मिसाइल परीक्षण के कुछ ही दिन बाद हुआ है। क्या ये सिर्फ यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, को दिया जा रहा संकेत है या इसका असर वैश्विक परमाणु संतुलन पर भी पड़ेगा? अजय, क्या ये बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है? देखिए, ये कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, जैसा आपने कहा, ये निश्चित रूप से पश्चिम, खासकर अमेरिका को एक कड़ा संदेश है। संदेश ये कि रूस के पास अत्याधुनिक और शायद मौजूदा डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम हथियार हैं। यूक्रेन युद्ध के तनाव के बीच इसका समय भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, अजय कहना हाँ शायद थोड़ी अतिशोक्ति हो, क्योंकि देखिए हर हथियार का तोड़ निकालने की कोशिश तो होती ही है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि रूस अंडर वाटर ड्रोन तकनीक में काफी आगे बढ़ चुका है। परमाणु संचालित होने का मतलब है इसकी रेंज लगभग असीमित होगी और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। हाँ, और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता इसे बेहद खतरनाक बनाती है। और तीसरा, ये वैश्विक रणनीतिक स्थिरता और हथियारों की होड़ पर सवाल खड़े करता है। ऐसे हथियार जो पारंपरिक परमाणु त्रिकोण हैं, मतलब जमीन, हवा, पनडुब्बी से लॉन्च, उसके समीकरण को बदल सकते हैं और एक नई तरह की रेस शुरू कर सकते हैं। काफी चिंताजनक है ये। निश्चित रूप से। इसी बदलते वैश्विक माहौल में भारत भी अपनी चालें चल रहा है। नेपाल के साथ बिजली सहयोग पर 2 बड़े समझौते हुए हैं, नई ट्रांसमिशन लाइनें बनेंगी। हाँ, ये अच्छी खबर है। दूसरी तरफ रूस के साथ सैन्य सहयोग पर भी नई दिल्ली में बैठक हुई है।
ये दोनों कदम एक साथ कैसे देखे जाएं? क्या भारत एक तरफ पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है हाँ, और दूसरी तरफ पुराने साथी रूस के साथ भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। ये भारत की जो बहुआयामी विदेश नीति है उसका एक अच्छा उदाहरण है। नेपाल के साथ बिजली समझौता न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगा, बल्कि क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए भी अहम है। ये दिखाता है कि भारत अपने पड़ोस को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं रूस के साथ सैन्य सहयोग पर बातचीत जारी रखना ये दर्शाता है कि भारत अपने पारंपरिक रक्षा संबंधों को बनाए रखना चाहता है। भले ही वैश्विक समीकरण कैसे भी बदल रहे हों, रूस आज भी भारत के लिए रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सही। तो ये एक तरह का संतुलन साधने का प्रयास है, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, पुराने साथियों के साथ संबंध बनाए रखना और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना। समझ गया। और इन सब रणनीतिक और राजनीतिक खबरों के बीच जमीन पर मौसम की मार भी जारी है। चक्रवात मोंठा हालांकि अब कमजोर पड़ गया है। हाँ, दबाव में बदल गया है। हाँ, लेकिन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में काफी नुकसान कर गया है। आंध्र में तो 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, 87,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, हजारों किसान प्रभावित। बहुत बड़ा नुकसान है ये। बहुत बड़ा। राहत कार्य चल रहे हैं, 1000 से ज्यादा शिविर लगे हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, ये विकास की योजनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं? ये एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, एक तरफ देश बड़े आर्थिक लक्ष्य बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ चक्रवात जैसी आपदाएं आती हैं और मिनटों में सब कुछ तबाह कर सकती हैं। आंध्र और ओडिशा में जो नुकसान हुआ है वो दिखाता है कि विकास के साथ साथ हमें आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति जो लचीलापन है, मतलब रेजिलियंस, उसको बनाने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा जो ऐसी आपदाओं को झेल सके। राहत कार्य तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो दीर्घकालिक समाधान है वो जलवायु अनुकूलन और बेहतर आपदा तैयारी में ही है। सही कहा। और दिल्ली में वो क्लाउड सीडिंग का इंतजार हो रहा है, जब बादलों में नमी 15% से ज्यादा होगी। हाँ, प्रदूषण से निपटने का एक और प्रयास। देखते हैं। अच्छा, खेल की दुनिया से बस एक अपडेट। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 बारिश की वजह से रद्द हो गया। हाँ, वो मैच पूरा नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ समुद्री और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्य में रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे चुनावी भविष्य तय कर रहे हैं। हाँ, सुरक्षा के मोर्चे पर कुछ सकारात्मक खबरें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस जैसे देशों के कदम नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। और इन सबके बीच मौसम की अनिश्चितता एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। हाँ, इन सब खबरों को अगर आप जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है, वो है महत्वाकांक्षा और यथार्थ के बीच संतुलन साधने की। चाहे वो आर्थिक विकास हो, जिसे प्राकृतिक आपदाएं चुनौती देती हैं, या फिर राजनीतिक वादे हों जिन्हें जमीनी हकीकत पर खरा उतरना होता है। सही। या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन हो, जिसमें हर देश अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि तकनीक कैसे हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन हो, या रूस का वो पोसाइडन ड्रोन हो, या फिर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की उम्मीद। बिल्कुल, या दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की उम्मीद। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में ये जो गठजोड़ है तकनीक, राजनीति और पर्यावरण का, ये हमें कहां ले जाएगा? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको आज की दुनिया को समझने में थोड़ी और मदद करेगी।